हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज बुक के गद्य खंड का पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका हैं मनु भंडारी। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस पाठ को समझने से पहले हम इसकी रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो एक कहानी यह भी नामक पाठ लेखिका द्वारा सिलसिलेवार लिखी गई आत्मकथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेख के जीवन से रहा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। चलिए, अब पाठ का सार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपका है, लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपरी तल पर उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरों में उनकी माँ, भाई बहन आदि रहते थे। देखिए, इस पॉइंट में सबसे पहले लेखिका ने तो अपने जन्म स्थान के विषय में बताया है कि उनका जन्म जो था मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, जो कहाँ आता है, मंदसौर जिले में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अजमेर में जो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में वो रहा करते थे 2 मंजिला मकान में, उसके विषय में बताया है। अगला पॉइंट है पिता का अतीत एवं वर्तमान। मतलब इसमें मनु भंडारी ने अपने पिता का अतीत और वर्तमान के विषय में बताया है। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया, बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर भी पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो लेखिका ने सुनी है। अगला पॉइंट है पिता का वर्तमान। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे और केवल अपने बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, इसको हम विषयवार बोलते हैं, को पूरा कर रहे थे। इस कारण ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, किंतु अर्थ नहीं दिया। अर्थ मतलब धन नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। अगला पॉइंट है लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिताजी की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य आ गई हैं। मतलब लेखिका जब अपने पिताजी को देखती थी तो वो अनुभव करती थी कि उनके पिताजी के अंदर जो भी खूबियां थी या जो भी कमियां थी वो लेखिका के अंदर भी थी, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया था। लेखिका का रंग काला है तथा बचपन में वे दुबली और मरियल सी थी। उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। इससे लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। मतलब जब पिताजी, उनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, जो अच्छी गोरी नारी थी और हंसमुख थी, तो हमेशा लेखिका का उनकी बहन से कंपैरिजन किया जाता था। तो इसके कारण लेखिका के मन में एक हीन भावना आती थी कि मतलब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है, जो आज तक है। इसी का परिणाम है कि इतना नाम
और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनकी लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका संकोच से सिमटने और गड़ने लगती थी। मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा हीन भावना बैठ चुकी थी कि जब वो लेखन क्षेत्र में आई और जब उनको बहुत यश प्राप्त हुआ, सम्मान मिला, तो लेखिका उस समय भी एक संकोच से सिमटने लगती थी कि मैं इस सम्मान के, इस प्रशंसा के काबिल नहीं हूँ। अगला पॉइंट है पिता से विपरीत स्वभाव वाली माँ। लेखिका की माँ का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था। वे एक अनपढ़ महिला थी। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की माँ धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति वाली थी। उन्होंने अपने पति की हर जाति मतलब अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो माँ के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार न कर पाई। देखिए, इसमें यह बताया है कि लेखिका की माँ जो धैर्य और सहन शक्ति वाली तो थी और पूरे समय अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखती थी, तो इस कारण उन भाई बहनों का माँ से लगाव तो बहुत था, लेकिन लेखिका ने कभी भी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं माना। उनका ये कहना था कि उनको अपने हक के लिए हमेशा बोलना चाहिए था। अगला टॉपिक है लेखिका का परिवार और पास पड़ोस। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए वह लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकी। उस समय पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। पास पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका की आरंभिक रचनाओं में आ गई हैं। अगला टॉपिक है 40 के दशक में लड़कियों के विवाह की आयु एवं योग्यता। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। वर्ष 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने यह योग्यता पाई और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया। अगला टॉपिक है पिताजी का लेखिका से आग्रह। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ सुगढ़ गृहिणी मतलब घर चलाने में कुशल, सुगढ़ गृहिणी का मतलब क्या है, जो घर चलाने में कुशल होती है जो गृहिणी, और कुशल पाक शास्त्री मतलब खाना बनाने में निपुण बनने के नुस्खे सिखाए जाते थे। उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने मतलब रसोई के कामकाज से दूर ही रहे, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। पिताजी के पास कई पार्टियां, संगठनों के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती तो उनके पिताजी उन्हें यह कहते हुए बैठा लेते कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। अगला पॉइंट है लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्व। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बना, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय कराया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत में कई प्रसिद्ध साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने
देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। अगला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन और लेखिका के पिताजी। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। जब भी उन्हें यह पता चलता वे क्रोध में आग बबूला हो उठते थे। कई बार ऐसा होता कि कोई दकियानूसी व्यक्ति पिताजी को भड़का देता कि उनकी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है। यह सुनकर वे बहुत गुस्सा हो जाते, किंतु जब उन्हें यह पता चलता कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान देते हैं तो वे गर्व से भर उठते। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल का पत्र और पिता का क्रोध। एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया जिसमें उनकी शिकायत की गई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी क्रोध से भर उठे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब वह कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया था। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। अगला टॉपिक है वर्ष 1947 और लेखिका। वर्ष 1947 के मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और एक दो अन्य छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की क्लासेस पुनः शुरू करनी पड़ी। उस समय इस खुशी से भी बड़ी खुशी लेखिका को देश को स्वाधीनता मिल जाने की हुई थी। देखिए, जुलाई 1947 में थर्ड ईयर की क्लासें बंद कर दी गई थी, तो इसके विरोध में लेखिका तथा उनकी अन्य साथ की छात्राओं ने कॉलेज के बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की क्लासेस पुनः स्टार्ट करना पड़ी। तो लेखिका को इस बात की तो बहुत खुशी थी कि उनकी क्लासें फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा लेखिका इस बात से खुश थी कि देश को स्वाधीनता मिल गई थी। ठीक है ना, कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको एक कहानी यह भी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।